हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आप लोगों के संघर्ष से लेकर सफलता की ओर। और इस बार हम लेकर आए हैं घटनाचक्र सीरीज में मूल अधिकार का भाग 2। इससे पहले भाग में हमने पढ़ा था, इससे पहले वीडियो में हमने जाना था मूल अधिकार के बारे में और उससे संबंधित 40 क्वेश्चन हमने देखे थे। अब उसके आगे कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से, और आप चाहे तो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रही है तो प्लीज़ आप लोग अपना YouTube में से रिजोल्यूशन इसका अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, मानववाद। तो जो आपका संविधान का अनुच्छेद 25(1) है, कौन सा? 25(1), उसके अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये उपबंध जो है ये इसके उपबंध के अधीन रहते हैं। सभी व्यक्तियों का अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होता है। लेकिन इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? मानववाद सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23, 24, 26, 29। अनुच्छेद 23 के सामने मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध। 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है वह है आपका अनुच्छेद 29। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 29। क्योंकि अनुच्छेद 29 है, बताइए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से। किससे है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। और जो आपका अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना है और प्रशासन का अधिकार है, यह आपका आता है अनुच्छेद 30 में। किस में आता दोस्तों? अनुच्छेद 30 में। ठीक है, तो ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको कि जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है वह अनुच्छेद 30 में आता है, अनुच्छेद 29 में नहीं आता। अनुच्छेद 29 में आता है अल्पसंख्यक के जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण। किसका? उनके हितों का संरक्षण। ठीक है, चलिए 43, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम, ये बिल्कुल ठीक है, हमने अभी पढ़ा था। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आपका 29 में बिल्कुल सही है, अभी हमने आपको बताया था, करेक्ट किया जब। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, बिल्कुल ठीक। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार, यह गलत है क्योंकि यह आर्टिकल 31 नहीं, आर्टिकल 30 का उपबंध है। किसका है? आर्टिकल 30 का। ठीक है, चलिए 44, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो हमने अभी पढ़ा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 30 है। ठीक है, चलिए 45, कथन है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार किस में है? आप लोगों ने पढ़ा था 300 K में। किस में है? 300 K में। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही।
फिर है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 के उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन में अंत स्थापित किया था। बताइए। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 301 पहली बात यह व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति से। ठीक है, क्योंकि संपत्ति से कौन सा है 300 के। ठीक है। नेक्स्ट जो 44वें संशोधन 1978 में किया गया था उसके बाद संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। ठीक है, तो दूसरा इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 कै में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। तो दो बिल्कुल सही हो गया। अब भारतीय संविधान का 44वां संशोधन तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। कौन सी पार्टी द्वारा? जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था, न कि कांग्रेस सरकार द्वारा। तो इसमें आपका पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। इसका मतलब इसमें आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 सुमेलित करने हैं दोस्तों। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, फिर आपका क्या है उठोषण, और फिर अधिकार प्रच्छा। ये 5 आपको बताए थे ना जो रिट होती हैं प्रादेश। ठीक है, तो इनको सुमेलित करना है। दूसरा क्या है, पूर्णतया सूचित करना, किस अधिकार से हम आदेश देते हैं, हमें शरीर चाहिए, अधीनस्थ न्यायालय का लेख। सो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है कि हमें शरीर चाहिए, परमादेश होता है कि हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख, उठोषण होता है उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण होता है पूर्णतया सूचित करना। क्या होता है? कि हमें पूरी सूचना मिलनी चाहिए। अधिकार प्रच्छा क्या होता है कि किस अधिकार से, अधिकार प्रच्छा किस अधिकार से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यह होगा A4 B3 C5 D1 E2। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 47 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं वे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, और यह जो अनुच्छेद है यह मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। क्या करता है? संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन? हमने पढ़ा था न्यायपालिका। ठीक है, कौन है संरक्षक? न्यायपालिका। चलिए 49 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। बिल्कुल सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। बिल्कुल ठीक है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। नहीं, अभी हमने पढ़ा न्यायपालिका है। कौन है संरक्षक? न्यायपालिका है। ठीक है, तो इसका डी वाला सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट 50 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो हमने रिट के बारे में पढ़ा था। 5 तरह की रिट थी। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत थी? वह थी आपकी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन कौन सी रिट थी? 5 रिट थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा। ठीक है,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया? तो आपके संवैधानिक उपचार को, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन और कारण। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। कहा है, बिल्कुल। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, बिल्कुल। तो ये दोनों आपके सही हैं और एक का स्पष्टीकरण आर कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 53, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तो किसको? यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसको? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्योंकि हमने पढ़ा था बंदी प्रत्यक्षीकरण में अभी कि हमें शरीर चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका किस में आता है? ये आपका आ जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो यहाँ पे उनके इंग्लिश नाम दिए हैं, तो मतलब वो ये है कि जो आपका हेबियस कॉर्पस है, जिसको आप बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, वही इसका ऑप्शन सिलेक्ट कर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसलिए मैंने इनका इंग्लिश नाम भी कल बताया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 55, सुमेल करना है। तो क्या करना है? पहला, मौलिक कर्तव्य। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध। मिनर्वा मिल केस, संविधान का अनुच्छेद 23, संविधान का 42वां संशोधन, केशवानंद भारती केस। तो क्या है कि जो मौलिक कर्तव्य है ये संविधान का 42वां संशोधन है। उसके बाद जो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यह किससे संबंधित है? यह आपका केशवानंद भारती केस से संबंधित है। फिर मूल ढांचे का जो सिद्धांत है यह आपका संबंधित है मिनर्वा मिल केस से। किससे? मिनर्वा मिल केस। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध है आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 23 में। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वह होगा A3 B4 C1 D2। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56, सूची दी गई है एक तरफ सूची 1, जिसमें कि आपकी सूची 1 में और सूची 2 में है आपके अनुच्छेद। तो उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 26। ठीक है, तो आपका जो आता है उपाधियों जो नष्ट कर दी गई थी, उपाधियाँ खत्म कर दी गई थी, उपाधियों का निषेध हुआ था, तो वह हुआ था अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो हुई थी वह हुई थी आपके अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। ठीक है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस में था? अनुच्छेद 29 में। और शिक्षा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 के में। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों A3 B4 C1 D2। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 57, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो कौन से वाद ने दिया था? हम लोग जानते हैं केशवानंद भारती वाद ने। ठीक है, कब हुआ था बताइए? केशवानंद भारती बनाम केरल जो केस हुआ था यह 1973 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? सो दोस्तों इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1978 में,
उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 के स्थान दिया गया था। ठीक है, अब संपत्ति का जो अधिकार है यह वैधानिक भी है, यह विधिक अधिकार, यह कानूनी अधिकार है। इसलिए जो नई एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि संपत्ति का जो अधिकार है वह संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित है। किसमें? संवैधानिक। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका संवैधानिक अधिकार, ठीक है ना, तो फिलहाल आप इसका सी और डी दोनों को ही करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कानूनी अधिकार भी है और वैधानिक अधिकार भी है। ठीक है ना, कानूनी अधिकार भी है और वैधानिक अधिकार भी है। ठीक है ना। चलिए 59, और अगर इसमें संवैधानिक अधिकार लिखा होता तो आप संवैधानिक अधिकार को चूज करते। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अभी हमने पढ़ा है 44वें संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, कब हुआ था? 1978 में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किया गया। ठीक है। चलिए 61, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? मौलिक है, वैधानिक है, नैतिक है या कोई सा नहीं है? तो भी हमने पढ़ा था कौन सा है? वैधानिक अधिकार है। कौन सा है? वैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों जो आपका विरोध का अधिकार है वह उन 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। विरोध का अधिकार 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। चलिए 63, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? भारतीय संविधान में संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? तो कौन सा नहीं करता? समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता, बाकी तीनों अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे कौन से हैं? समानता का अधिकार 5 कौन से हैं? तो हमने पढ़े थे 14 से 18। कौन से हैं? 14 से 18। चलिए 65, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा अधिकार नहीं दिया गया? वह नहीं दिया गया सी, सूचना का अधिकार भारत संविधान में नहीं दिया गया। ठीक है। चलिए 66, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो जो आपका विधि के समान संरक्षण का अधिकार है, कानून के सामने समान संरक्षण, बराबरी का जो अधिकार है वह सबके लिए लागू है। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए, विधि के समक्ष समता के लिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो वह यहाँ पर व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए दावा नहीं कर सकता। ठीक है।
किसके अकॉर्डिंग? ये अनुच्छेद 19(1)(6) के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 19(1)(6) के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। चलिए 68, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो आवास का अधिकार दिया है और विदेश यात्रा का अधिकार दिया है, तीसरा नहीं दिया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है। 69, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान देना है। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इसमें दोस्तों आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है विदेशी नागरिकों को? तो उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। कौन सा नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 14। कौन सा है? अनुच्छेद 14। ठीक है। 72, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो कौन सा है? हमने पढ़ा था संवैधानिक निराकरण का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है ये है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14(15), 14(15)(16) या 14 और 16। तो अनुच्छेद 14 और 16 को, किसको? अनुच्छेद 14 और 16 को साथ पढ़कर न्यायालय को यह शक्ति प्रदान हुई। ठीक है ना। जबकि हमने अनुच्छेद 39 घ, कौन सा? अनुच्छेद 39 घ के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, परंतु यह मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, जब उसको एक केस हुआ था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले में 1982 में, तो उसमें निर्धारित किया था कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल है समाजवाद शब्द, और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए 74, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 13 का दूसरा और 14, 14 और 15, 15 का चौथा और 16 का चौथा, 17 और 18। तो जो आपका अनुच्छेद 15 का चौथा और 16वें का चौथा है, इसके अनुसार ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अक्सर अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? अनुच्छेद 15, 16(1) और 16(2), 16 का 3 या 16(3), 4 और 5। तो कौन सा करता है? 16(1) और 16(2). कौन सा करता है दोस्तों? 16(1) और 16(2). ठीक है। चलिए 76,
6 वर्ष की कम 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, या ऊपर में कुछ नहीं तो क्यों नहीं है, यह तो मूल अधिकार है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को सभी को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को, 1 दिसंबर 2010 को। तो कब जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था आपका 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। पारित कब हुआ था? यह पारित हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। ठीक है ना। चलिए 78, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार? तो कौन सा है आपका? सूचना का अधिकार भी और शिक्षा का अधिकार भी। ठीक है। सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है और आपका शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। तो इसमें आप इन दोनों को याद रखना। नेक्स्ट टाइम जब भी ऑप्शन आएगा तो आप उसमें सही ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बिल्कुल, जो आपका बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, यह आपातकाल की स्थिति में भी सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है। चलिए 80, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्धों को, पारसियों को, जैनों को या सिखों को? तो इसमें तो दोस्तों ये पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। ठीक है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? आपने पढ़ा 25(2) के ख में। किसमें? 25(2) के ख में। ठीक है ना। चलिए, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? किसी अपराध के जो अभियुक्त है उसको स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह आपके अनुच्छेद 20 के 3 में है। किस में है? अनुच्छेद 20 के 3 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 20। कौन सा है? अनुच्छेद 20। फिर है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है? अभी आपको बताया। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अनुसार आप एक दोष के लिए एक बंदे को एक से ज़्यादा बार दंड नहीं दे सकते। ठीक है ना। चलिए 84, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। किसमें? अनुच्छेद 21। ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 में। ठीक है। चलिए, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो वह है आपका अनुच्छेद 22। कौन सा है? अनुच्छेद 22 से। ठीक है। चलिए 86, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने समय के लिए? ध्यान रखना, प्रत्यक्ष बंदीकरण
अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो वह है सिर्फ 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है आपका अनुच्छेद 22 का 4, 22 कोष्ट ब्रैकेट में 4। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को, जो रिट है, उसको किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो वह माना जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि हमें उसका शरीर चाहिए, ये न्यायालय रिट जारी करता है। ठीक है, चलिए 88, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो मैं आपको उनका सन बता देता हूँ, प्लीज़ उसको आप नोट कर लीजिएगा। जो आपका गोलकनाथ है यह हुआ था 1967 में। कब? 1967 में। फिर जो केशवानंद भारती बनाम है यह है 1973 में। कब है? 1973 में। फिर मिनर्वा मिल्स है यह आपका है 1980 में। कब है? 1980 में। और जो आपका ए के गोपालन है यह है आपका 1950 में। तो आप इसके अकॉर्डिंग अब कालानुक्रम लगवाओगे तो क्या होगा कि पहले आएगा 1950, फिर 1967, फिर 73 और फिर 80। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आपका आएगा सबसे डी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी और फिर आपका बाद में आएगा सी। ठीक है, तो याद रखना इसको। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना। चलिए 89, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब? 1971 में, 76 में, 79 में, 81 में। तो कब किया था? यह किया था जो बंधुआ मजदूर प्रथा थी, इसका अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया और इसी तरह से प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा अधिनियम 1976 ने ले ली। ठीक है, जिसका उद्देश्य था कि बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी है। तो 1976 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो बिल्कुल सही है। ऊपर जो ए बी सी हैं इन तीनों के द्वारा ही जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग बिल्कुल बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए 91, पूर्ति कीजिए, पूरा करना है। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। विश्वास, नैतिकता, अधिकार, कार्य। तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो क्या आएगा इसमें? अधिकार आएगा। नेक्स्ट, सेवा का अधिकार। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, चीन में, ग्रेट ब्रिटेन में। तो जो सेवा के अधिकार की अवधारणा थी यह प्रारंभ हुई आपकी ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए 93, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। बताइए, सही संबंध बताना है। तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। अधिकार व्यक्तिगत है, समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही है वह है आपका पहला, कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। क्या है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अभी हमने एक लाइन भी पढ़ी थी कि जो कि अर्नेस्ट वार्कर ने कही थी। किसने कही थी? अर्नेस्ट वार्कर ने कही थी। क्या कही थी? कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जिस तरह मनुष्य बिना परछाई के। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। नहीं, गलत है। अधिकार के विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। बिल्कुल ठीक है। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है। नहीं, इसमें से आपका सी सही है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। गारंटी है। क्या है? राज्य के विरुद्ध नागरिकों की गारंटी। स्टेट एक्शन, राज्य के जो काम होते हैं उनके विरुद्ध एक गारंटी है, एक प्रत्याभूति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, ये आज हमारा मूल अधिकार बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर जितना पढ़ा, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इस बार आप यूपीएसआई, लेखपाल जो भी एग्जाम देंगे उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे मूल अधिकार वाले क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बड़े ध्यान से सुने। एक बार में अगर नहीं हुआ दोबारा सुने, बार बार सुने और उसके नोट्स प्रिपेयर कर ले दोस्तों। ठीक है? सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम दोस्तों।